वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। मुझे लगा आप वेलकम बैक करने लगे, इसलिए आई टुक अ ब्रेक। मैंने पहले कहा था कि शुरू में ब्रेक छक्के आपने लगाने हैं, मैंने सिंगल डबल करना है। ओके ये ना बाद में आपने छक्के लगा के मुझे पीछे छोड़ देना। फिनिशर, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। एक और बात भी खत्म हो चुकी है, हमारे साथ ममलिकत भी फिनिशर बन चुके हैं। बजट की जो इतनी लंबी चौड़ी बहस चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, मंजूरी दे दी गई है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी में किसी और का नाम लेने लगी 2025 और 2024 पर दस्तखत कर दिए। निम्रा शायद ममनून हुसैन को भी याद कर रही थी। सदर मुमलिकत ने आरिफ अलवी का नाम आने लगा था मेरे मुंह में। शरीफ की एडवाइस पर फाइनेंस बिल की मंजूरी दी और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से गुज़श्ता दिनों फाइनेंस बिल में तरमीमी बिल 2024 से ऐवान सदर को भिजवाया गया था। ऐसा ही है, फिर सदर आरिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल की तौसीक कर दी है। अभी भी ममनून हुसैन कहना चाह रही थी। मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी टंग स्लिप करी और वो भाग भाग के ना आरिफ अलवी आ रहा है। वो शायद अभी आदत नहीं हुई आसिफ अली जरदारी कहने की। इनकम टैक्स की छूट सरकारी और जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनको तो मिली है, लेकिन इसी हवाले से वजीर खजाना ने क्या कहा पहले वो सुनते हैं और उसके ऊपर फिर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई। इन दिस पर्टिकुलर बजट वी हैव टेकन इट टू द प्यूनिटिव लेवल। अगर मैं नॉन फाइलर हूं, मुझे 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए कि मैंने अपना टैक्स फाइल करना है या नहीं करना। जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR महसूलात तो उसमें होंगी, बिकॉज जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। सो ये फाइनेंस मिनिस्टर की बात भी आपने सुनी है, हाथों से बचती है। लेकिन ये ताली सिर्फ मेरे ऊपर बचती है, निम्रा के ऊपर बचती है। इस वक्त करोड़ों की आवाम जो हमें मजे की बात है, जब एक हाथ से बचती है तो वो ताली नहीं थप्पड़ हो जाता है। एग्जैक्टली। देखिए ये वहां पे थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। पे टैक्स लगता है, ठीक है। जो मरात हैं अमीरों की या फिर जो तगड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो इस मुल्क की इलीट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और फिर आप जो लोग हैं निम्रा, ये जो आपके वजीर हैं, मुशीर हैं, शहबाज राणा डिटेल बता रहे थे, उसी को लंबे चौड़े आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको तो बहुत सारी छूट है। हाँ, तो वो टैक्सेस पे शहबाज राणा ने जो खबर शेयर की है वो उसको मैं दोबारा से तो नहीं बयान करूंगी, ऑब्वियसली हमारे नाज़रीन ने उसको सुन ही लिया, तो वहीं पे बात सारी खत्म हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई बात बच जाती है। इस मुल्क का अलमिया यही है और ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है कि यहाँ पे जो एक गरीब है, जो बेचारा गिन चुन के, जैसे अल्फाज का गोरख धंधा होता है, बस आप उस अल्फाज के गोरख धंधे में सब चीज़ें परो देते हैं और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अवाम हमारी बातों को बाय कर लेगी। और अनफॉर्चुनेट है कि एक काफ़ी तबका ऐसा भी होता है जो इनके हक में होता है, इन्हीं की पार्टी से होता है, तो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल ये तो बड़ा अच्छा बजट है। अच्छा बजट है। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल ना अपनी कोई यहाँ पे पाकिस्तान में ही पावर पॉलिटिक्स और अपने स्टेक्स को मद्देनजर रखते हुए हमेशा बात की जाती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जब हमारे ही बल्कि हसनैन प्रोग्राम में, उस टाइम आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे, सो व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू देम, वो लोग कहते थे कि हाँ इस बजट में क्या है, मतलब आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये क्या बात हो रही है। सो ये मसाइल हैं जी हमारे बजट के जो हमारे सामने आ रहे हैं, उस पर अच्छी चीज़ें भी ऑब्वियसली होती हैं, लेकिन जो अवाम के लिए जी उन्हीं के सदर नहीं दस्तखत किए ऑब्वियसली, क्योंकि वो सबसे बड़े आईनी ओहदे लेकर बैठी है जमात, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े मजे से खेलती है कि नहीं हम तो उसका हिस्सा नहीं है। अवाम के लिए एक नए किस्म का नैरेटिव दे देते हैं और फिर उसका हिस्सा होते भी हैं बाकायदा तौर पर। उसको खुद को डिफेंड भी कर लेते हैं। सिग्नेचर किसने किए और सिग्नेचर किसने किए हैं, उसकी मंजूरी शहबाज शरीफ साहब की एडवाइस पर उसकी मंजूरी हुई, उसके दस्तखत फिर उसके बाद किसने किए, और वो आपके लिए लेकर के आ रहा है। अवाम को ये पता होना चाहिए। और ये जो इनकम टैक्स की छूट है या फिर अच्छा, ये उन ओहदेदारान के लिए जो पूरा कंट्री रन भी कर सकते हैं। हाँ, exactly. तो हमारे मुल्क का ये बड़ा एक अफसोसनाक बात है। हमारे उनके पास सारे वसाइल होते हैं, सारे वसाइल होते हैं उनके पास A to Z। और इसी हवाले से निम्रा हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हैं, आपके प्रोग्राम में तो आते रहते हैं ये। और आज खाकान नजीब साहब से पूछते हैं, हमें बड़ा कम वक्त देते हैं खाकान साहब, हमारी नाराजगी है आपसे, लॉन्ग टाइम नो सी। जी दुरुस्त, जिंदगी मसरूफ हो जाती है तो फिर मुलाकात कम हो जाती है। हाँ, अभी तो वैसे भी बजट के हवाले से काफी मसरूफ दिन रहे हमारे। खाकान साहब बताइएगा कि ये जो इस बजट का नफाज है, सबसे पहले ये तो कब से होने जा रहा है? ये आज 1 जुलाई से जो फाइनेंस बिल पहले प्रेजेंट होता है, वो बजट स्पीच आप समझ लीजिए तो एक ले होता है, उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बनता है। मेरा ख्याल है कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस पर साइन कर देते हैं। जब प्रेसिडेंट साइन हो जाता है तो आज से जो भी तब्दीलियां आपने साइन हो चुके हैं जी
तो फिर ये फाइनेंस एक्ट बन गया और ये फाइनेंस एक्ट बन के आज से लागू हो गया, विच इज़ 1 जुलाई। आज वैसे भी बैंक हॉलीडे भी इसीलिए होती है, ये सब चीज़ें जो है उनको रिकंसाइल कर लिया जाए। अच्छा, वैसे जो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बातें की है, 3 पॉइंट्स उन्होंने वाजे किए हैं, बजट के उसूल कुछ बताएं। अगर हमारे नाज़रीन के लिए खाकान साहब आप उनको कुछ आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकें प्लीज। देखिए, आसान बात ये है कि अभी भी हमें पाकिस्तान को चूंकि आईएमएफ फंड के साथ एंगेजमेंट की ज़रूरत है, तो लार्जली बजट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यूं है कि हमें आईएमएफ के साथ एक एग्रीमेंट के साथ चलना है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूं, बट मैं जो दूसरी चीज़ हमेशा कहता हूं और कंट्री अथॉरिटीज़ को कहता हूं, आईएमएफ करना तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पर आईएमएफ के साथ क्या प्रोग्राम तय करना है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी तरह भी आईएमएफ तय कर सके। अगर कंट्री अथॉरिटीज बहुत मेहनत से काम करें, अपना प्रोग्राम सामने रख सकें, तो पाकिस्तान बहुत बेहतर, बहुत मसावी टैक्सेशन का, बहुत एक्सपेंडिचर्स को कम करके, यानी कि इतना बड़ा हुजम ना हो अपनी स्पेंडिंग का, वो प्रोग्राम और जो रिफॉर्म पे बेस्ड हो रख सकता है। मेरे ख्याल है अभी भी ये काम जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि अभी फाइनलिटी नहीं हुई है प्रोग्राम साइन करने की। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि अभी भी गवर्नमेंट ने कोशिश कई जगह पे की है कि टैक्सेशन के निज़ाम को मसावी, फेयर, एकुटेबल और मॉडर्न बनाया जाए। बट आई थिंक शायद समझने की बात यहाँ पे ये है कि चैलेंज इतना बड़ा है कि रिस्पांस उतना बड़ा होना चाहिए। मतलब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से 9.5 अरब पूरे मुल्क से कलेक्ट करना जो है वो एक अनफेयर चीज़ है, जबकि आप वेज अर्नर्स पर, आप पाकिस्तान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर टैक्सेशन को बढ़ा रहे हों। सो आपको सोचना है। इसी तरह पाकिस्तान की रियल एस्टेट को 15% कैपिटल गेन्स टैक्स पे रखना, जबकि अगर मैं या आप हाई इनकम पेयर्स हैं तो हम तो 39% अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं। सो इसको मसावी बनाने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। अच्छा और खाकान साहब, तीसरी बात ये है, ये भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, वो जो 3 पॉइंट्स थे उसमें जीडीपी 13% तक, फिर पावर सेक्टर की इस्लाहात थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको डिस्कस किया गया। क्या आपको ये इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आती हैं? और फिर साथ में आप देख लीजिए कि आज पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, तो आइंदा आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन क्या कहाँ तक रहेगी और ये कीमतें बढ़ती रहेंगी या कुछ स्टेबिलिटी आएगी? तो याद रखिए कि पाकिस्तान ने एक तो, मतलब हमने 3 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ ठीक करनी है। एक, अपने एफपीआर के निज़ाम को इक्विटेबल, आसान, इतने कॉम्प्लेक्स टैक्सेस के निज़ाम से निकलना है और सादा बनाना है, और जो उसकी हरासमेंट है उसमें से निकालना है। सो ये पहला काम है पाकिस्तान का। दूसरा काम ये है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है जिसका आपने जिक्र किया, उसमें गैस भी, पावर भी और पेट्रोलियम भी, इन तीनों सेक्टर्स को एक एनर्जी एज अ होल सोचना है। जब इस तरह सोचेंगे तो फिर आप सामने आएंगे कि कैसे पावर सेक्टर को ठीक किया जाए ताकि बिजली की कीमत को बढ़ने की एटलीस्ट शरह को कम किया जा सके। जो अभी बिजली की कीमत बढ़ रही है, और अभी 5 सवा 5 रुपए का मतलब है 25% बिजली की कीमत अगर बढ़ जाएगी, तो ये ऑब्वियसली एक ऐसा बोझ है जो जनरेशन को ठीक करके, डिस्कोस को ठीक करके, टैक्सेशन टैक्सेशन को भी कम करके, जो बिलों में बहुत सी होती है, और पाकिस्तान की जो इस वक्त का निज़ाम है जिसको हम बिलिंग का निज़ाम कहते हैं, टैरिफ का निज़ाम है, उसको ठीक करके, आईपीपी से मायदे ठीक करके, अभी सारे काम करने जो हैं बहुत, मतलब आई थिंक प्रोफेशनलिज्म मांगते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट द पॉलिटिकल विल, और बहुत ज़्यादा इसका जिक्र होता है। आई थिंक इट्स अबाउट द टेक्निकल विल, ब्रिंगिंग इन द प्रोफेशनल्स जो ये काम कर सकें। पाकिस्तान में जो लैकिंग चीज़ रही है वो टेक्निकल विल रही है हमेशा। हम वो प्रोफेशनल्स ला ही नहीं पा रहे किसी तरह से भी, और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस पर। आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट फॉर ओवर 10 years एज अ प्रोफेशनल। मतलब इतनी, जिसे आप कहेंगे, कमी है हर एरिया में, और ये इतने टेक्निकल काम हैं। और इसलिए आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है कि ये हम करेंगे नहीं करेंगे। सो ये जो आपकी सोच है वो इस पे है कि पता नहीं ये डिलीवरी होगी। आईएमएफ की भी यही सोच है। वो कहते हैं, जब मैं उनसे बात करता हूं कि आपकी हुकूमत ये काम करेगी कि नहीं करेगी, ये डिलीवर, बिकॉज देयर इज नो कैपेसिटी टू डू ऑल दीज थिंग्स। देयर हैज टू बी सो मच कैपेसिटी टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये मैं बारहा कहता हूं। सो ये तो तीसरी बात जो बहुत ही इससे भी अहम है, जो कि आई थिंक अभी तक कंप्लीटली पिक्चर से मिसिंग है। लोग ये समझते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन मैक्रो स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैक्रो स्टेबिलिटी तो आप मेंटेन करते हैं, पर जो ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं, यानी कि पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना, पाकिस्तान यानी कि आसानियां पैदा करना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना,
पाकिस्तान की बिजनेसेस को एक्साइट करने के लिए जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन है, यानी कि पैसों का उन तक पहुंचना है, इसको बेहतर करना, एफिशिएंसीज पैदा करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, ये सारे काम करने से तो आपको कोई नहीं रोक रहा ना, तो इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? इस तरफ तो अभी गए ही नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को एक्साइट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में टोटल अगर आप देखें एफडीआई और डोमेस्टिक और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो कम हो रहे हैं, 13% जीडीपी का रह गया। ये सारे काम जो है ये सारी चीजें हैं खाकान साहब, ये सारे मसाइल हैं, और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये खबरें भी सामने आ रही है कि आईएमएफ इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज डन। अब उनकी तरफ से डू मोर का मुतालबा आ रहा है, आज फिर वफ्द आने जा रहा है। व्हाट डू यू सी कमिंग? क्या होने जा रहा है अभी मजीद? क्या मतलब व्हाट डू वी हैव टू डू मोर? So, you know, honestly, अगर मैं आपको कहूँ, मैंने हमें पाकिस्तान का वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम पूरी करनी पड़ेगी खाकान साहब, हमें इम्प्लीमेंटेशन एक दफा पूरी करनी पड़ेगी। हम मसला ये है कि हम फंड्स तो ले आते हैं लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं करते और वो चीजें लिंगर ऑन हो जाती हैं। मसला तो यहाँ पे बना हुआ है ना। दुरुस्त। सो 25 साल से फेस्को और आईएसको डिस्कोस जो है हमारे फैसलाबाद के और इस्लामाबाद की प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे है। मेरा ख्याल है शायद 30 साल ही ना हो गए हों। सो खुद ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब जहाँ तक देखें आईएमएफ का ताल्लुक है, देखें विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी आई से दिस, और व्हाई डू आई हैव क्लैरिटी? एक तो मैं इंटरनेशनली काम करता हूँ, सो आई अंडरस्टैंड हाउ द फंड वर्क्स। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में, जैसे बार बार पाकिस्तान अथॉरिटीज खुद कहती हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एक कंप्लीट की है जो 13-16 की थी हमने, वरना ये 24वां प्रोग्राम तो करने जा रहे हैं। सारे प्रोग्राम्स ईएफएफ के जो 13-16 का था सब इनकम्प्लीट छोड़े हुए आ रहे। 13-16 का प्रोग्राम मैंने एंकर किया है पाकिस्तान के लिए उस कोर टीम के साथ, और इसको हमने बड़ा प्रोफेशनली रन किया, प्रोफेशनल हर सेटअप में लेके भी आए। आज भी मैं कहता हूं कि अभी तो जो निगोशिएशन में आप प्रोग्राम वो डिज़ाइन करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में मसावी हो, आसान हो, डूएबल हो और पाकिस्तान के कुछ मसाइल को ठीक कर सके, मैक्रो स्टेबिलिटी दे सके पाकिस्तान को। अब उसके लिए अगेन यू हैव टू पुट टीम टुगेदर जो ये काम कर सके। आईएमएफ की तरफ से ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि 10 से 11 लोग ऐसे आएंगे जिन्होंने सारों ने पीएचडीज की हुई हैं, जो सारे सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हैं और एक एक काम कर रहे हैं अपने एरिया में। उसके सामने मैंने कई कंट्रीज को देखा है कि वो बिल्कुल एक जनरलिस्ट सी टीम बिठा देते हैं जो कि ऑन द जॉब भी 4 महीने में होंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। फिर ये है कि वो जो टीम है जो आईएमएफ की आती है वो डेटा बहुत रन करती है, मॉडलिंग की होती है उन्होंने, तो फिर वो ओवरवेल्म कर देती है कंट्री अथॉरिटीज टीम को। सो आज भी बात वहीं पे है कि कंट्री अथॉरिटीज को अपनी टीम्स बनानी है, अपनी टीम से उन्होंने एक प्रोग्राम सामने रखना है। ओनरशिप आईएमएफ के प्रोग्राम की ना लें, ओनरशिप पहले अपने प्रोग्राम की लें, और वो प्रोग्राम खाली इतना नहीं हो सकता कि जी हम ये प्राइवेटाइज कर देंगे। आपने 30 अरब रुपए सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की मद में इस बजट में रखे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि इसका तो मतलब है आप कुछ भी बेचने नहीं जा रहे। ठीक हो गया खाकान साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, टाइम खत्म हो चुका है, ब्रेक की कॉल आ चुकी है। जिन गुफ्तगू आपने सुनी है पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, बजट पास हो चुका है। अब आज खाकान नजीब साहब के मुताबिक वो आज से इंप्लीमेंट होना शुरू भी हो जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करने लगे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हसनैन का फेवरेट सेगमेंट यानी कि क्रिकेट की बात होगी।